नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें कि आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उड़ीसा की यात्रा पर। स्वागत है अपने सभी मित्रों का उड़ीसा की यात्रा पर। जी हां, उत्कल यानी उड़ीसा की यात्रा में आपका स्वागत है। जो भी विद्यार्थी इस क्लास में नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम स्टेट वाइज मैप पढ़ रहे हैं, और स्टेट वाइज मैप में आज से हमारा जो प्रयास रहने वाला है, क्योंकि अब तक हम बड़े जो स्टेट्स हैं वो खत्म कर चुके हैं। कौन कौन से हैं अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी चीजें आप देख पाएंगे। राजस्थान खत्म हो चुका है, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ये मैं खत्म करा चुका हूं। ठीक है। अच्छा, ये प्रमुख स्टेट्स थे जो खत्म कर चुका हूं, और बहुत डिटेल में हम लोग इनको जा चुके हैं। आज से हम जो मैपिंग शुरू कर रहे हैं उसमें स्वागत है उड़ीसा के अंदर। और उड़ीसा की मैपिंग में आज से जो शुरुआत हम कर रहे हैं, यहां से आगे आप लोगों को उड़ीसा के बाद में मिलने वाला है वेस्ट बंगाल। फिर इसी क्रम में आपको आगे की तरफ फिर हरियाणा, गुजरात, ये तमाम राज्य आपको प्राप्त होते चलेंगे। हर दिन में हम एक राज्य खत्म करते चलेंगे और वहां से संबंधित जो अत्यंत जरूरी जानकारियां हैं उन्हें हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों आज के सेशन को। और अगर आप इस सेशन पर नए हैं तो आप सभी से निवेदन है कि आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लें, जहां से आप लोगों को भविष्य में कोई भी अगर मैं कोई क्लास लेता हूं तो वो आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, आइए जानते हैं साथियों। सबसे पहली और महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आप मेरे साथ में यूपीएससी का पेड कोर्स पढ़ना चाहते हैं, मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट ले सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अनअकैडमी पर यूपीएससी कैटेगरी के अंदर मेरी पेड क्लासेस उपलब्ध हैं। यहां पर जो प्लस क्लास है आपके लिए वो 44,000 में है और आइकॉनिक 67,000 में है, आफ्टर यूजिंग अंकित10, जिससे कि 10% डिस्काउंट आपको मिलता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस है कि आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस जैसी सुविधाएं अतिरिक्त रूप से मिलती हैं। यदि आप ऑप्शनल भी साथ में पढ़ना चाहते हैं तो ऑप्शनल के लिए आपके पास में जो फीस है वो 12 महीने की 24,000 है। यदि आप लोग यूपीएससी का ऑप्शनल साथ में प्लस कोर्स के पढ़ना चाहते हैं तो 12 महीने की फीस 70,000 रुपए है। आफ्टर रेफरल कोड अंकित10 यूज करने के आपको वो 63,000 रुपए में प्राप्त हो जाती है। तो ऑप्शनल के साथ में प्लस कोर्स 63,000 में आपको उपलब्ध हो जाता है। दोपहर 11:30 बजे आप लोगों के लिए एक टेस्ट लिया जाता है जो कि अनअकैडमी पर है। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, हर संडे के दिन सुबह 10 बजे एक टेस्ट होता है जिसका नाम अनअकैडमी कॉम्बैट है। और इस अनअकैडमी कॉम्बैट को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में यूजिंग रेफरल कोड अंकित10। और इस बार 21 मार्च को आपको 11 बजे ये टेस्ट मिल जाएगा। ये फ्री में उपलब्ध एक टेस्ट है जहां पर 4 करोड़ से अधिक के उपहार वितरित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए साथियों तो शुरू करें अपने राज्य उड़ीसा की यात्रा। उम्मीद है आप सभी लोग तैयार हैं। हाँ जी, सभी का स्वागत है। डन। चलिए साथियों, सौभाग्य ने स्वागत कर दिया है उड़ीसा के अंदर। सभी का स्वागत है। हाँ जी, सुनिए साथियों, तो क्या है पूरा की पूरा मुद्दा, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। उड़ीसा की यात्रा करें उससे पहले हम आपको बता दें कि उड़ीसा भारत में कहां स्थित है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यदि मैं इस तरह से भारत को विभाजित करता हूं 4 भागों में, तो मुझे पता चलता है कि ये अपने आप में दिशाओं के हिसाब से साउथ ईस्ट में स्थित है, क्योंकि ऊपर की तरफ नॉर्थ, इधर की तरफ वेस्ट, यहां पर ये साउथ ईस्ट में स्थित एक राज्य है जो कि बंगाल की खाड़ी से अपने बॉर्डर साझा करता है बे ऑफ बंगाल से, यानी कि एक ये तटवर्तीय राज्य है। आइए साथियों, इस तटवर्तीय राज्य की सीमाएं और कौन से राज्य से साझा होती हैं इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक तटवर्तीय राज्य है। इसकी सीमाएं वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ सीमाएं साझा करती हैं। 4 राज्यों को याद कर लीजिएगा। नॉर्थ में झारखंड, पश्चिम में छत्तीसगढ़, एक तरफ वेस्ट बंगाल यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से इसकी सीमाएं साझा करती हैं।
पूर्वी किनारे पर इसके समुद्र स्थित है, दैट इज बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है। बात की जाए उड़ीसा के बारे में तो यहां की राजधानी भुवनेश्वर, ये याद कर लीजिएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। 1 अप्रैल 1936 के दिन उत्कल दिवस मनाया गया था। सही मायने में उड़ीसा की स्थापना 1936 में ही हो चुकी है, तब से फिर जब देश आजाद हुआ तब से उड़ीसा चल ही रहा है। भुवनेश्वर जो है यहां की कैपिटल है। 30 जिले यहां पर स्थित हैं। यूनिकैमरल सिस्टम है। उड़ीसा में हाई कोर्ट, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। बाकी नंबर्स आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। एरिया के हिसाब से 8वां सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। डांस में बात की जाए तो यहां का उड़ीसी जो है वो डांस है, जो कि एक क्लासिकल नृत्य है, जो कि एक क्लासिकल नृत्य है। भारत में कुल 8 क्लासिकल नृत्य हैं। ठीक है। राज्य का अगर हम एम्बलम में बात करें कि राज्य के सिंबल्स में, तो मैमल में यहां पर सांभर, बर्ड में इंडियन रोलर, फिश में महानदी महासिर, फ्लावर में अशोक, ट्री में सैक्रेड फिज, ये कौन सा वो होता है ये याद कर लीजिएगा, सैक्रेड फिज। फूड में पखाला और स्वीट में रसगुल्ला है। इसको लेकर के इनका जो अक्सर विवाद रहता है वो वेस्ट बंगाल के साथ रहता है। फिर से, फूड में पखाला, ट्रीज में सैक्रेड फिग, फ्लावर में अशोक, महानदी महाशिर यहां की मेरे प्यारे साथियों फिश है। हाँ भाई गौरांग, तुम बताओ, तुम बेटा यहीं के ही हो, ये कौन सी चीज है, ये कौन सा वृक्ष है? ये जो है सैक्रेड फिग, वृक्ष कौन सा है? इस राज्य के व्यक्ति कम से कम बताएं। ओस्टा, अंजीर का। अच्छा, और पखाला जो है वो राइस को कहा जाता है, राइस विद वाटर। ठीक है। हमारे जो साथी हैं वो बता रहे हैं पखाला मींस राइस विद वाटर। ठीक है, ये यहां का फूड हो गया। और दिख तो मनी प्लांट जैसा रहा है, लेकिन पूछ रहे हैं हम उड़ीसा वालों से, कुछ लोग। हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, बाकी लोग आंसर ना दें, क्योंकि चलिए बाद में देख लेंगे। कोई उड़ीसा का, फिग मीन्स अंजीर होता है। अच्छा, ठीक है, तो भाई सैक्रेड अंजीर पकड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेंगे। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये कोई और विशेष वृक्ष होता हो तो पता। अंजीर है तो चलिए अंजीर मान लेते हैं। आइए साथियों, तो आगे बढ़ते हैं साथियों। 30 जिले हैं यहां पर, और वो 30 जिले आपके सामने बॉर्डर पर यहां दिखाए भी गए हैं साथियों। इनमें से राज्यों के साथ जो सीमा साझा करने वाली बात है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ हम बता चुके हैं, आंध्र प्रदेश हम बता चुके हैं। बात आती है अब उड़ीसा के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की। देखिए, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, हमको अब जो राज्य पढ़ने हैं वो किस तरह से खत्म करने हैं, ये मान के चलिए। एक दिन में राज्य खत्म करना है। राज्य में मुख्य जो चीजें हैं जो कि नेशनली इंपॉर्टेंस रखती हैं, उन्हीं की चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चीजें चर्चा करनी है, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। किस स्टेट के साथ बॉर्डर साझा होता है, नंबर 1। वहां पर नेशनल इंपॉर्टेंस की कौन सी रिवर है, नेशनल इंपॉर्टेंस की कौन सी रिवर है, क्योंकि अदरवाइज 28 राज्य और यूनियन टेरिटरी याद करते करते दिमाग चकरा जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना। वहां पर कौन सा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, या फिर ऐसी कोई चीज जो वहां पर विशिष्ट हो। माइंस एंड मिनरल्स कौन से हैं, माइंस एंड मिनरल्स। इसके अलावा यदि वहां पर कोई नेशनल पार्क उपस्थित है तो उसके बारे में चर्चा। मुश्किल से, है ना। मतलब एक पूरी क्लास में मेजर जो टेक अवेज रहेंगे, जो आप यहां से एक क्लास में लेके चले जाएंगे, वो 30 से 35 के आसपास पॉइंट होने चाहिए, जो आप पहली बार सीख रहे हो, है ना। बस इतना ही, अदरवाइज फिर स्टेट अपने आप में बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे, फिर वो खत्म नहीं हो पाएंगे, है ना। इतना सा ध्यान लेकर के चलिए। कोई भी स्टेट में अगर कोई विशेष चीज होगी तो हम उसे अवश्य आपको बताते चलेंगे। ठीक है बेटा। चलिए, तो आइए इधर की तरफ। हमने कहा डिवीजन के, अगर हम देखें बात की कितने डिवीजन है उड़ीसा में, तो 3 डिवीजन है, नॉर्थ, सेंट्रल और सदर्न। ये केवल इसलिए बताया गया ताकि आप लोगों को पता चल जाए, इसका यूज नहीं है। आप याद ना करें तो भी काम चल जाएगा। कौन कौन सी डिवीजन, संभलपुर डिवीजन, कटक डिवीजन और बहरमपुर डिवीजन। ठीक है। हमने दिशाओं के आधार पर देखा,
ऊपर नॉर्थ, मध्य में सेंट्रल और नीचे की तरफ सदर्न। ठीक है, तो नॉर्थ, सेंट्रल और सदर्न दिशाओं के हिसाब से इन्होंने इसका डिवीजन कर दिया है। ठीक है साथियों, राज्यों के साथ में बॉर्डर साझा होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अच्छा, उड़ीसा के बारे में अब थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिएगा। क्या है, भारत में अनुसूचित जनजातियों के मामले में तीसरी सबसे बड़ी जाति जो है, तीसरी सबसे बड़ी आबादी यहीं पाई पाई जाती है। दिशाएं जिनसे साझा हुई वो हमको ऑलरेडी पता है। बंगाल की खाड़ी से 485 किलोमीटर ये तट रेखा साझा करता है। पहला पॉइंट जो आपको याद रख लेना चाहिए। नंबर दूसरा, इसे उत्कल के नाम से भी जाना जाता है। जिसे आप लोग जनगण मन जब हमारा राष्ट्रगान गाते हैं तो भी उसमें एक शब्द आता है उत्कल, वो इसी जगह से संबंधित है। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है और यहां पर शास्त्रीय भाषाओं में से, इसे क्लासिकल लैंग्वेजेस में से एक है। ओडिसी यहां का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, यह तथ्य आप लोगों को अतिरिक्त रूप से पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगर मैं ज्योग्राफिकली इसको डिवीजन में डालना चाहूं, यानी कि विभागों में बांटना चाहूं, तो साथियों ये चार भागों में बांटा जाता है। किस किस में? नदर्न प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट यानी ईस्ट की तरफ वाले ईस्टर्न घाट, बीच में सेंट्रल ट्रैक्ट और कॉर्नर पर कोस्टल प्लेट्स। दोबारा देखिएगा, सबसे पहले नदर्न प्लेट्यू, दूसरा ईस्टर्न घाट, तीसरा सेंट्रल ट्रैक्ट्स और चौथा कोस्टल प्लेन्स। इसमें इन्हें बांटा गया है। एक बार के लिए दोबारा से रिवाइज करके देखते हैं। नदर्न प्लेट्यू, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको उड़ीसा से लेनी चाहिए। कौन कौन सी है? अब भाई संजय कुमार लिख रहे हैं आवाज सही नहीं आ रही है, सूरज भी लिख रहे हैं, संजय भी लिख रहे हैं। बताइए क्या मैं आपको सही से सुनाई दिखाई दे रहा हूं? जिनको नहीं सुनाई दे रहा हूं वो रिफ्रेश कर लें। यहां पे सब सही है बेटा, है ना? ठीक है, फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा आप सबसे। यहां पर चार प्रमुख क्षेत्र, नदर्न प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट, सेंट्रल ट्रैक्ट और कोस्टल प्लेन्स, इन चार भागों में बांटा गया है उड़ीसा को। नदर्न प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू कवरिंग मयूरभंज, केओनझर और ईस्टर्न सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये रहा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये रहा केओनझार और ये रहा मयूरभंज। आपको मालूम होना चाहिए, हमने अभी झारखंड खत्म किया था, उसमें छोटा नागपुर का पठार हमने पढ़ा था। याद है आप लोगों को? छोटा नागपुर का जब पठार हमने पढ़ा था तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है वो यहां तक विस्तृत है। किस किस में? मयूरभंज में। और देखिए ये पूरा की पूरा आप अगर एक बार के लिए देखें तो ये पूरा जिला नॉर्थ में स्थित है, यानी कि दिशाओं के हिसाब से अगर बात करोगे तो ऊपर की तरफ नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि साहब मयूरभंज, केओनझार और ईस्टर्न सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट कहां पर पाई जाती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। कॉमन सेंस लगाना, जहां पर प्लेट्यू पाया जा रहा है उस प्लेट्यू वाले क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों बताइए माइंस एंड मिनरल्स पाए जाएंगे, यस और नो? वहां पर माइंस एंड मिनरल्स पाए जाएंगे और नो? बिल्कुल साथियों पाए जाएंगे, क्योंकि प्लेट्यूज वाले में ही अब तक हमें पता चला झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला उसी प्लेट्यू में उत्पादित हुआ। तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों आने वाले समय में हम देखेंगे कि कौन सी चीजों की यहां पर खान पाई गई है। ठीक है, आइए इसके अलावा दूसरा क्या है? यहां पर छोटी छोटी हिल और फॉरेस्ट है। ठीक है साथियों, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, वो है ईस्टर्न घाट। Eastern Ghat form an undulating plateau that extend over undivided Koraput, part of Kalahandi, Fulbani and Ganjam district। कौन कौन सी हो गई? कोरापुत, कालाहांडी, फूलबनी और गंजम डिस्ट्रिक्ट। इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के अंदर कोरापुत, कोरापुत कहां पर चला गया साहब? ये तो रहा गंजम। ठीक है, काला हांडी, ये रहा कोरापुट, ये रहा कोलापुट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और कौन सा है? काला हांडी, ये रहा काला हांडी। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा जिला बताया गया है? फूलबनी, फूलबनी, ये रहा फूलबनी। ठीक है ना? तो यदि आप एक प्रकार से देखें तो
तो ये पूरा की पूरा क्षेत्र जिसको कि ये लोग कंसीडर कर रहे हैं एक प्रकार से पूर्व की तरफ पाए जाने वाले पूर्वी घाट में, अगर आप देखें तो ये ईस्टर्न घाट वाला हिस्सा है साथियों। ईस्टर्न घाट जो अपन ने भारत के मैप में पढ़ा हुआ है, अगर आप देखें तो भारत के मैप में जब हम पढ़ते हैं तो कैसे करते हैं, इधर की तरफ वेस्टर्न घाट, इधर की तरफ ईस्टर्न घाट। ये ईस्टर्न घाट कहां से आ रहा है, उड़ीसा से। तो ये उड़ीसा का क्षेत्र जो है ना, ये ईस्टर्न घाट वाला क्षेत्र इन्होंने कंसीडर किया है। ठीक है, चलिए इसके बाद में तीसरी चीज कौन सी है, फिर है सेंट्रल ट्रैक्ट। इसमें क्या है, ये अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ संभलपुर, बोलांगीर, देनकेलान एंड पार्ट ऑफ कालाहांडी, सुंदरगढ़, फूलबनी डिस्ट्रिक्ट। यहां पर कहा गया है कि यहां पर रिवर महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी और उनकी ट्रिब्यूटरी फ्लो करती हैं, जिसकी वजह से यहां पर एक प्रॉपर तरह का एरिया बन जाता है। ये हो गया सेंट्रल ट्रैक्ट, एक प्रकार से जो नदियां बह रही हैं। अब एक बार के लिए नदियों वाला क्षेत्र देखिए, इधर देखिए साथियों, यहां पर आपके सामने नदी दिखाई गई है, ये रही महानदी। ठीक है, अगर आपने अभी देखा तो हमने लगभग इन जिलों को ईस्टर्न घाट में रखा था, हमने इसको देखा तो अभी हमने इसे छोटा नागपुर पठार का एक्सटेंशन में देखा। अब क्या कहा जा रहा है, यहां से नदियां निकल रही हैं, यहां से निकली इंद्रावती नदी जो कि गोदावरी की सहायक बनने के लिए चली गई। कौन सी, इंद्रावती नदी, जिसको आपने उदंती रिवर के नाम से भी जाना था, याद है। अच्छा, इसी के साथ साथ यहीं से एक नदी निकली जिसका नाम है, आप लोगों ने महानदी रखा। तो असल में ये वो पूरा क्षेत्र है जहां पर, अच्छा महानदी की सहायक नदियों में इंदिरा नदी है, सोनापुर नदी है, वो आपको याद नहीं रखनी। अच्छा, इसके साथ साथ ये वाली नदी आ रही है ब्राह्मणी नदी। अच्छा, ये जो शंख नदी थी, कल अगर आपको याद हो तो उत्तरी कोयल इस नदी से मिलकर के शंख नदी के नाम से आती है, और यहां पर देवगढ़ से एंट्री करके ब्राह्मणी कहलाती है। और ब्राह्मणी होते हुए फाइनली ब्राह्मणी कहां मिल रही है, महानदी में। और ब्राह्मणी महानदी में मिलकर के कहां गिर जा रही है, तो ये मेरे प्यारे साथियों गिर रही है आप लोगों के बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना, तो इस चीज को थोड़ा सा समझते चलिए। आपको याद है हमने कल दो प्रकार की कोयल पढ़ी थी, दक्षिणी कोयल और उत्तरी कोयल, याद है, ध्यान होगा ना। तो हमारी जो दक्षिणी कोयल थी झारखंड वाली, वो शंख नदी से मिलकर के ब्राह्मणी बन गई, और ब्राह्मणी बनकर के किस में मिल गई, महानदी में मिल गई। ये रही महानदी। तो ये सारा के सारा नदियों वाला ही तो क्षेत्र हुआ। तो देखिए महानदी, महानदी की सहायक नदियां, तो हमारे पास में कौन कौन सी मेजर रिवर हो गई, एक तो हो गई इंद्रावती, एक हो गई महानदी। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर महानदी को आप ध्यान से देखें तो देखो महानदी ये निकल करके आ रही, ये चल रही है आपके पीछे छत्तीसगढ़ से महानदी आते हुए, और महानदी के साथ साथ इसी के ऊपर मेरे प्यारे साथियों जब ये उड़ीसा में एंटर करती है तो इसके ऊपर हीराकुंड डैम बनाया गया है। हाँ भाई, हीराकुंड के बारे में क्या कहा जाता है, कौन सी परियोजना है ये, भारत की कैसी परियोजना है हीराकुंड। हाँ भाई, लॉन्गेस्ट रिवर ठीक है ना। तो ये नदी की फ्लो के दिशा में बनाया गया डैम है हीराकुंड, जो कि महानदी पर है। तो छत्तीसगढ़ में निकल करके आया हुआ है ये। छत्तीसगढ़ से महानदी जब उड़ीसा में एंट्री करती है तो इस पे हीराकुंड रिजर्वायर बनाया। हीराकुंड रिजर्वायर को फॉलो करते हुए महानदी आगे बढ़ रही है। तो उम्मीद है अब सभी साथियों को प्रॉपर तरीके से इस रिवर का पूरा फ्लो चार्ट समझ में आ गया है कि कहां से ये नदी आ रही है। तो देखो, आप लोग अगर नोटिस करें तो जो अपना ये वाला प्लेट्यू वाला, नदन प्लेट्यू वाला क्षेत्र था, इसमें से शंख नदी के साथ दक्षिणी कोयल आपस में मिलकर के ब्राह्मणी बन के अंदर घुसी थी। तो एक प्रकार से यूं समझ के चलिए कि ये वाला पूरा की पूरा क्षेत्र मध्य में से इस नदी के कारण एक रिफ्ट जैसी जगह दे रहा होगा, लेकिन नदियां सारी इसी क्षेत्र में बह रही हैं, नदियां सारी इसी क्षेत्र में बह रही हैं। एक प्रकार से अगर मैं देखूं तो नदियों का क्षेत्र तो यही है। देखिए, अगर हमने देखा तो यहां पर ईस्टर्न प्लेट्यू हो गया था, यहां पर नदन हो गया। ठीक है, अब इस ईस्टर्न वाला जो घाट है, इससे निकलने वाली छोटी छोटी नदियां और हैं, है ना। और उनके अंदर मेरे प्यारे साथियों ये छोटा छोटा नदियां यहां पर निकली हुई हैं, बहुत ही छोटी नदियां जैसे नागरवली और ये सब नदियां हैं, है ना। लेकिन आप इनको याद ना करें तो बेहतर है। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि ऐसे तो हर तरफ से छोटी छोटी नदियां निकलती ही होंगी, है ना, लेकिन आप इनको छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, वंशधारा, ये देखिए आपके सामने यहाँ नदियां दिख रही हैं, ठीक है ना, नागरवली, वंशधारा, ये लोकल नदियां हैं यहाँ की। कहाँ की, आपके उस पर्टिकुलर क्षेत्र की, यानी उड़ीसा की। ये देखिए,
ये हो गई यहां से निकली हुई वंशधारा, ये हो गई नागरवली। ठीक है, हम इनको याद ना करें तो भी काम चल जाएगा। फिलहाल के लिए हम जो याद कर सकते हैं वो क्या है, तो इधर देखिए हम लोगों ने फिलहाल के लिए जो याद कर लिया वो क्या है, इधर देखो हमने याद कर लिया कि जो उड़ीसा है, मान लीजिए इस तरह से थोड़ा सा लेटा हुआ है उड़ीसा, हम यूं पकड़ के चलते हैं, और इधर की तरफ जो है ना, ये इस तरह से है, और इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी है। अच्छा, यहां पर छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ से अगर हम बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में से एक नदी निकल करके आ रही थी जिसका नाम क्या था, महानदी। वो महानदी आई और आकर के इधर की तरफ बहने चली गई, बंगाल की खाड़ी में चली गई। जब महानदी एंटर की थी उड़ीसा के अंदर तो यहां पर एक डैम बनाया गया। उस डैम का नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों, उस डैम का नाम है हीराकुंड डैम। क्या नाम है, हीराकुंड। अच्छा, इसी महानदी के पास, इस नदी का नाम क्या है, महानदी। इस महानदी के पास में एक नदी आकर और मिली, और उस नदी का नाम क्या था, ब्राह्मणी। क्या नाम था, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी असल में बनी किन दो नदियों से मिलकर के है, तो उसमें दो नदियां मिली हुई हैं, एक है शंख नदी और एक है दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल नदी इनसे मिलकर के बनी हुई है। ठीक है ना। हाँ भाई, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी थी बताइए। हाँ भाई, उत्तरी कोयल कौन सी नदी की सहायक नदी थी, कल पढ़ाए थे हमने, सोन नदी की सहायक नदी है ना। और दक्षिणी कोयल क्या है, ब्राह्मणी, शंख नदी की सहायक है, जो कि ब्राह्मणी बन जाती है आगे जाकर के। अच्छा, इधर की तरफ से एक नदी और निकल रही है पूर्वी घाट से, उसका नाम क्या है, उदंती, दैट इज इंद्रावती। क्या नाम है, इंद्रावती। ये किस में मिल रही है, ये आगे जाके गोदावरी में मिल रही है ना। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी बात है, यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये पश्चिमी घाट की तरह पूर्वी घाट है, और इस पूर्वी घाट से यहां पर दो छोटी छोटी नदियां निकल रही हैं, है ना। अगर वो छोटी छोटी नदियां याद हो तो जल्दी से बता दीजिए कौन कौन सी नदियां थी हमने अभी हाल देखी जो। हाँ भाई, इस नदी का नाम बताइए। ऊपर वाली का नाम तो हो गया वंशधारा, और नीचे वाली का नाम हो गया नागरवली, या नगर वाली, ऐसे याद कर लीजिए, नगर वाली, नगर वाली। ठीक है, और इसका नाम क्या है साथियों, वंशधारा। वंशधारा, हालांकि इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत छोटी और लोकल लेवल की नदियां हैं ये, है ना। अच्छा, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऊपर की तरफ ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स थे कॉमन, ये ऊपर कौन सा राज्य स्थित था, झारखंड। तो झारखंड का एक्सटेंडेड पोर्शन, झारखंड का एक्सटेंडेड पोर्शन कौन सा है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन यानी कि एक्सटेंडेड एरिया यहां पर स्थित है, मयूरभंज वगैरह वाले क्षेत्र में। ठीक है ना, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ भाई, राकेश गोयन लिख रहे हैं सैक्रेड फिग ट्री, ओस्टा, ओडिया ट्री, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं उसे, ट्री विच प्रोवाइड मैक्सिमम ऑक्सीजन। अच्छा, ठीक है भाई, ध्यान रख लेंगे सैक्रेड फिग, कोई बात नहीं, हम तो सैक्रेड फिग ही याद कर लेंगे, ओस्टा ट्री। ठीक है, ओस्टा, डन। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी जो हमने आपको यहां पर बताने का प्रयास किया, क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत, दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बताएं। महानदी, बैतरणी, ब्रह्मणी, ये सब बता दी हमने, है ना। तो हमने ये कवर क्या कर लिया, ईस्टर्न घाट के बाद में सेंट्रल ट्रैक्ट कवर कर लिया, तीसरा पोर्शन हमने कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब हम चलते हैं इसके बाद में कोस्टल प्लेन्स पर। ये अनडिवाइडेड बालासर, कटक, पुरी, ये डिस्ट्रिक्ट जो हैं, जो कि एंड पार्ट ऑफ गुंजम डिस्ट्रिक्ट, ये कोस्टल प्लेन्स में कंसीडर किए गए हैं, है ना। यहां पर क्या होता है साथियों, ये कोस्ट के पैरेलल पैरेलल चल रहे हैं, और बहुत सारे रिवर्स के डेल्टा यहां पर उपस्थित हैं। एलुवियल एंड सिल्ट चीज यहां पर स्थित है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट बताई, बालासर, कटक और पुरी। आइए खोजते हैं साथियों। ये तो रहा पुरी, ये दिख गया जगन्नाथपुरी वाला पुरी। ठीक है, इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों ये रहा कटक। ठीक है, इसके बाद में तीसरी चीज बताई गई है कौन सी, गंजम का भी थोड़ा सा हिस्सा, गंजम, ये रहा गंजम, इसका भी थोड़ा सा हिस्सा हो गया। ठीक है ना। अच्छा, तो ये सारे के सारे, और इसके बाद में बालासर, बालासर कहां पर है भाई, कालाहांडी, ये रहा बालेश्वर है, लेकिन ये तो बालासर नहीं है। यही बालेश्वरी बालासर है क्या भाई, उड़ीसा वालों। ओके, ठीक है। तो मतलब कहने का यही है, जो अपन ने अभी आती हुई महानदी देखी ना,
उस महानदी के आसपास के क्षेत्र ही इनके लिए कोस्टल प्लेन्स वाले हैं। भाई ये कौन सी जगह दिखाई दे रही है? चिल्का लेक, है ना? चिल्का लेक। पानी खारा है कि मीठा है चिल्का लेक का? लार्जेस्ट लगून। अब देखो इस मैप से भी ये क्लियर हो जा रहा है कि ये लगून है ना? और लगून है तो ये पता कैसे चल रहा है? इधर देखो, असल में अगर आप देखें तो उड़ीसा का बॉर्डर पूरा पूरा कंटिन्यू हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, है ना? उड़ीसा का बॉर्डर तो कंटिन्यू हो रहा है, समुद्र यहां पर है, लेकिन ये समुद्र का पानी अंदर घुस गया, और समुद्र का पानी अंदर घुस गया और यहां पर बॉर्डर टाइप की संरचना बना लिया। क्या बना लिया? बॉर्डर टाइप की संरचना बना लिया। देखिए, ये बॉर्डर टाइप की संरचना बना लिया। तो समुद्र का पानी अंदर घुसा हुआ है, ऐसे पानी को ब्रैकिश वाटर कहते हैं, है ना? ऐसे पानी को क्या कहते हैं? ब्रैकिश वाटर या फिर लगून झील कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया। तो हमने कितने हिस्से पढ़ लिए अब तक? 4 हिस्से पढ़ लिए। कौन कौन सा हो गया? नदर्न प्लेट्यू हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, सेंट्रल ट्रेच हो गया, और यहां पर कौन सा हो गया? कोस्टल प्लेन्स हो गया। ठीक है, उम्मीद है सभी साथियों को ये सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े साथियों। ये सारा कंफर्म कर लिया हमने। अब इसका ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, नदियां खत्म हो गई, मेजर रिवर मैंने खत्म करा दी हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी ये क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हाँ जी। अमरकंटक से निकल करके आ रही थी, अमरकंटक बस्तर प्लेट्यू से होते हुए मध्य प्रदेश में कौन? महानदी निकल के आ रही थी, ये हमने कंसीडर कर ली है। ब्राह्मणी नदी के बारे में बता ही दिया, शंख और कोयल नदी के मिलने से छोटा नागपुर के कारण ब्राह्मणी नदी का निर्माण हुआ था। बैतरणी, इसके बारे में क्या हो रहा है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, ठीक है, चलिए बाकी और नदियों के बारे में दिमाग मत लगाइए। लेक के अंदर केवल एक लेक आपको याद रखनी है और उसका नाम क्या है? चिल्का लेक, जो मैंने आपको बता दिया। ये 1100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सैलिनिटी यहां पर मेरे प्यारे साथियों नमी के कारण, पानी के कारण होती है। इस नदी के अंदर आपको और कौन सी बात जान लेनी चाहिए? बाकी छोड़िए, और कुछ भी जानने की आवश्यकता आपको नहीं है। और ज्यादा चीजों में ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैंने आपको छुड़वा दिया है। ठीक है, almost 1/3 of Odisha is covered by forest, which make up 37.34% of total land of state। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये जो वो पाए जाते हैं फॉरेस्ट, ये या तो सदर्न हिस्से में पाए जाते हैं या वेस्टर्न उड़ीसा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सारी की सारी चीजें आपको याद हो गई हैं, लास्ट में आप रिवाइज करेंगे सारी। अच्छा, आज क्लास में थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं, होल्ड करिए। ठीक है, हाँ जी, डन। चलिए, इसके अलावा ये सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में यहां पर कंसीडर किया गया है सन टेम्पल, जो कि कोणार्क में स्थित है। इसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो कोणार्क सन टेम्पल जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइट पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? व्हाइट पैगोडा जगन्नाथपुरी को कहा जाता है। ठीक है ना? कोणार्क सन टेम्पल की विशेषता क्या है? इसमें मेरे प्यारे साथियों, असल में इस टेम्पल की कुछ 7 विशेषताएं हैं, जिन्हें आप लोग यहां पर देखते चलें। पहली चीज क्या है? यहां पर एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण हो रखा है। ये कोणार्क सन टेम्पल है। इसमें क्या है? ये किंग नरसिम्हन वन देव के द्वारा बनाया गया था, नरसिम्ह देव के बाद बनाया गया था। ये याद कर लीजिएगा, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। गंगा एम्पायर हुआ करते थे ये। ठीक है ना? इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों, स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य का रथ हो, है ना? चैरियट टेम्पल इसको कहा जाता है। और इस टेम्पल के चारों तरफ इधर देखें आप, तो ऐसे पहिए लगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि ये रथ जो है चलने के लिए रखा हुआ हो। इसको ऐसा बनाया गया है कि ये एक प्रकार से, मतलब पूरा की पूरा अगर आप मंदिर को देखें तो इस पर कुल मिलाकर के 24 पहिए बने हुए हैं। ठीक है ना? हर पहिए की जो ऊंचाई है, चौड़ाई जो है वो 10 फीट है, और 7 पावरफुल घोड़े इस पूरे मंदिर को खींच रहे हैं। ऐसी स्ट्रक्चर इसके अंदर बनाई गई है। ठीक है ना? ये समुद्र के तट पर बनाया गया है। ठीक है ना?
यहां पर कहा गया है मेरे प्यारे साथियों कि ये जो समुद्र के तट पर बनाया गया है और थोड़ा सा इसको दूर की तरफ बनाया गया है, कहते हैं कि ये समुद्र के किनारे होने के कारण बहुत दूर से दिखाई पड़ता है, और जो सेलर्स आते थे यानी समुद्र के अंदर जो यात्री आते थे उनको इसके कारण दिशाओं का ज्ञान होता था। ठीक है ना। यहां पर भगवान जो सूर्य हैं, इनकी 3 प्रकार की इमेजेस लगी हुई हैं, जिसमें मॉर्निंग, नून और सनसेट के दौरान अलग अलग प्रकार की इमेजेस दिखाई पड़ती हैं। मॉर्निंग में भगवान सूर्य अलग प्रकार के प्रतीत होते हैं, दिन में अलग प्रतीत होते हैं और शाम को अलग प्रतीत होते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों यहां पर, हाँ, यहां पर जगन्नाथपुरी से अगर आप देखेंगे, जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर इसको रिलेट करेंगे तो पूरा एक ट्रायंगल बन जाएगा। बाकी इसके बारे में और कोई सी भी बात जानने के लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त इतना ही है जो आपने सुन लिया। यहां पर 2 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? एक है जहां पर हाल ही में आग लगी, जिसका नाम था सिमलीपाल नेशनल पार्क, और दूसरा है भीतरकनिका नेशनल पार्क। 2 ही नेशनल पार्क हैं जो आपको याद रख लेने चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा यहां पर एक मराइन सेंचुरी है जो आपको याद रखनी चाहिए, जिसका नाम है गहीरमाथा। ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक पानी का कछुआ है जिसका नाम है ऑलिव रिडल टर्टल। वो यहां पर आकर के मास नेस्टिंग करता है। उस मास नेस्टिंग को अरीबाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरीबाड़ा। अरीबाड़ा का मतलब हुआ कि वो एक साथ यहां पर अंडे देता है। ठीक है ना। गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पाया जाता है, जो कि भीतरकनिका नेशनल पार्क का हिस्सा है। गहीरमाथा जो है वो मराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और वो जो अंडे का स्थान बनाता है वो रुकरी कहलाता है ना। हाँ जी, तो ये चीज आप लोगों ने सुन लिया। ठीक है ना। सबसे छोटा उसको कछुआ माना गया है, पानी का सबसे छोटा कछुआ। भीतरकनिका और सिमलीपाल 2 नेशनल पार्क हो गए, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों यदि हम यहां पर बात करें तो सिमलीपाल और सतकोस्टा यहाँ के 2 टाइगर रिजर्व एरिया हैं। कौन कौन से? सिमलीपाल और सतकोस्टा यहाँ के 2 टाइगर रिजर्व हैं जो उड़ीसा में स्थित हैं। बात की जाए उड़ीसा के लोक नृत्य की, ये सारा की सारा रिवाइज कराऊंगा, एक एक चीज याद आ जाएगी। आप 1 गो में पढ़ते चलिए, सब याद हो गया है आप लोगों को। मेरे प्यारे साथियों भारत के अंदर कुल मिलाकर के 8 प्रकार के क्लासिकल डांस हैं। उनमें से ओडिसी जो है वो यहाँ का क्लासिकल डांस है, जो क्लासिकल डांस में काउंट किया जाता है। बाकी जो लोकल डांस है, धाप है, धलखाई है, ये कंटेंट में आपको मिल जाएंगे, लेकिन याद आप ही को करने हैं, आपको पढ़ाए नहीं जाएंगे। ठीक है ना। चाहू डांस है, ये सब मोस्ट ट्रेडिशनल डांस है यहाँ पे जो किया जाता है, लेकिन याद आप ही को करना है। ठीक है। चलिए, इतना होने के बाद में मिनरल्स वाले पेज से पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और आपसे अब रिवीजन करवा लेता हूं। चलिए साथियों शुरू करते हैं वहीं से, यानी कि सबसे पहले से शुरू करते हैं। उड़ीसा सबसे पहले बताइए कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? सबसे पहले तो यहीं से शुरू हो जाइए फटाफट। 4 राज्यों के साथ, जो मेजर मेजर चीजें हैं। अब देखिए आपको ना ये चीजें याद करनी है जो मेजर हैं, बाकी सब चीजें कटा देनी है। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा, जिले कितने हैं? अब ये तो मतलब याद करने का फैक्ट वैसे ही याद हो जाएगा, 30 जिले हैं। इसके अलावा यूनिकैमरल सिस्टम है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। इसके अलावा बताइए, हाँ भाई, यहां पर बताइए इसका स्थापना दिवस, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। ठीक है ना, 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है। चलिए, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों और कौन सी बात याद रखनी है? इसके अलावा आपको बात ये याद रखनी है कि इसको अभी वो यहाँ का राज्य, पशु पक्षी, ये सब बाद में कर लेंगे। जो ज्योग्राफिकल बात है पहले उसकी चर्चा कर लें। बताइए इसको ज्योग्राफिकली कितने भागों में बांटा गया है? ज्योग्राफिकली इसे कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। जबकि डिविजन्स के हिसाब से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं उसके हिसाब से इसे 3 भागों में बांटा गया है। नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ में बांटा गया है। 4 डिवीजन जो ज्योग्राफिकली बांटे गए हैं उनका नाम बताइए। सबसे ऊपर की तरफ यानी कि सबसे नॉर्थ में कौन सा क्षेत्र है? तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बताइएगा। नदर्न प्लेट्यू वाला क्षेत्र है। नदर्न प्लेट्यू किस चीज का बड़ा हुआ हिस्सा है? छोटा नागपुर का। किसका? वो छोटा नागपुर, हाँ ठीक है ना, छोटा नागपुर का बढ़ा हुआ हिस्सा है। दूसरा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर वेस्टर्न घाट जैसा ही एक घाट और है जो कि यहां पर साउथ ईस्ट में स्थित है। क्या नाम है उसका? ईस्टर्न घाट स्थित है। ठीक है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, जहां नदियां बहती हैं उसको नाम क्या दिया गया है? सेंट्रल ट्रेस्ट नाम दिया गया है, जहां पर नदियां बहती हैं। ठीक है ना। तो सेंट्रल ट्रेस्ट जो है यहां पर, जहां पर नदियां बहती हैं। इसके अलावा जहां पर कोस्ट स्थित है, जहां जगन्नाथपुरी वाला, कटक वाला क्षेत्र स्थित है,
उसे कोस्टल प्लेन नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ की नदियों की बात करते हैं। नदियों के बारे में बताइए। यहाँ की प्रमुख नदी में एक नदी है जिसका नाम है महानदी। जल्दी बताइए, महानदी ओरिजिनेट कहां से होकर आ रही है? महानदी ओरिजिनेट कहां से होकर आ रही है? अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक प्लेट्यू से। ठीक है, महानदी छत्तीसगढ़ में बहते हुए फिर यहां एंट्री करती है और एक डैम बनाती है जो कि सबसे लंबा डैम है। उसका नाम क्या है? हीराकुंड डैम है। क्या नाम है? हीराकुंड डैम है, जो सबसे लंबा डैम है जो ये बनाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में महानदी की एक सहायक नदी जो लेफ्ट हैंड साइड से आकर के इसमें मिलती है, बाएं हाथ की सहायक नदी जिसे कहा गया है, नाम क्या है उसका? ब्राह्मणी रिवर। क्या नाम है? ब्राह्मणी, ब्राह्मणी रिवर। ब्राह्मणी रिवर दो रिवर्स से मिलकर के बनी हुई है। कौन कौन सी रिवर्स हैं? एक रिवर का नाम क्या है? बजता हुआ शंख। और शंख कौन बजा रहा है? कोयल बजा रही है। कौन सी वाली कोयल बजा रही है? दक्षिणी कोयल बना रही है। कहां से आ रही हैं ये दोनों नदियां? शंख और दक्षिणी कोयल कहां से आ रही हैं? झारखंड से आ रही हैं। झारखंड में भी कहां से आ रही हैं? रांची के पठार से आ रही हैं। कहां से आ रही हैं? रांची के पठार से आ रही हैं। बोलिए, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ब्राह्मणी के बारे में बता दिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, जो ईस्टर्न घाट था, ईस्टर्न घाट से एक नदी ओरिजिनेट होती है जो गोदावरी की सहायक नदी बनती है। बताइए उसका नाम क्या है? इंद्रावती नदी। क्या नाम था? इंद्रावती नदी। ठीक है ना? अच्छा, अब ईस्टर्न घाट से बंगाल की खाड़ी की तरफ दो नदियां बह रही थी जिनका नाम याद करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या नाम था उनका? नहीं, उदंती तो इंद्रावती का ही दूसरा नाम हो गया। बताइएगा क्या नाम था साथियों? नगर वाली। कहां वाली? काम वाली नहीं, नगर वाली, है ना? इस तरह से याद रख लीजिए। कौन सी वाली? काम वाली यानी नगर वाली। ठीक है ना? और दूसरी कौन सी थी? वंशधारा। कौन सी थी? वंशधारा। ये हो गया मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के सामने प्रॉपर तरीके से। चलिए, इसके अलावा बताइए, यहां पर एक टेम्पल स्थित है जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। उसका नाम बताइए क्या है? यहां पर एक टेम्पल स्थित है जिसका नाम क्या है? कोणार्क सन टेम्पल स्थित है। कोणार्क सन टेम्पल बनवाया किसने था? कोणार्क सन टेम्पल गंगा डायनेस्टी के राजा थे, उनका नाम क्या था बताइए? कोणार्क सन टेम्पल, इसे हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। हाँ भाई, नरसिम्हदेव वर्मन के द्वारा बनाया गया था। नरसिम्हदेव वर्मन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, गंगा डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, कितने घोड़े लगे हुए हैं जो कि इस टेम्पल को खींच रहे हैं? कितने घोड़े इस टेम्पल को खींच रहे हैं? 7। कितने पहिए हैं जो इस चारों तरफ मंदिर के लगे हुए हैं? कुल कितने पहिए लगे हुए हैं? 24। कितने फीट ऊंचा है पहिया? कितने फीट ऊंचा है ये पहिया? 10 फीट ऊंचा पहिया है। ठीक है, हाँ भाई, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कंसीडर किया जाता है। बताइए, इसके अलावा मुझे बताइए, यहां पर कोणार्क सन टेम्पल से एक ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल यानी जाने के लिए दो जगह और मिलती हैं। वो कौन कौन सी? पुरी, भुवनेश्वर और कोणार्क सन टेम्पल, है ना? ये एक प्रकार से यात्रा का क्रमांक बता दिया। एक बात और बताइएगा, आपसे ये भी पूछ रहा हूं, बताइए मेरे प्यारे साथियों, सवाल पूछा जा रहा है, यहां पर दो नेशनल पार्क हैं, नाम बताइए कौन कौन से हैं? दो नेशनल पार्क हैं, नाम बताइएगा। भीतरकणिका, भीतरकणिका, हाँ चलिए बताइए। भीतरकणिका, भीतरकणिका, भीतरकणिका के बाद में दूसरा कौन सा है बेटा? सिमलीपाल। कौन सा है? सिमलीपाल। सिमलीपाल में हाल ही में क्या लगी हुई थी? आग लगी हुई थी। एक यहां पर मराइन सेंचुरी पाई जाती है, मराइन सेंचुरी। क्या नाम है उसका? गहिर माथा। क्या है? गहिर माथा, जहां पर दुनिया का सबसे छोटा टर्टल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टर्टल। नाम क्या है? ऑलिव रिडल। क्या नाम है? ऑलिव रिडल। क्या नाम है? ऑलिव रिडल। वो मास नेस्टिंग करता है। उस मास नेस्टिंग की घटना को क्या कहा जाता है? अरीबाड़ा। जो इसके बहुत सारे घोंसले बने दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? रुकरी। क्या कहते हैं? रुकरी। ये लीजिए, एक बार के लिए थम्स अप कर दीजिए कि आपको आराम से 25 से 30 कंसेप्ट याद हो गए हैं। मतलब 30 से 35 फैक्ट्स तो मेरे हिसाब से याद हो ही गए होंगे। देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 के आसपास मेरे प्यारे साथियों फैक्ट मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, अगर आपको याद हो। हर राज्य के अंदर मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को, मतलब ये तो एकदम अपन ने याद कर लिए, वो वाली बात कर रहा हूं मैं आपसे, है ना? हम लोग प्रयास यही करेंगे कि हर राज्य के बारे में इतना ही याद करें, है ना? बस माइंस और मिनरल्स और कर लेते हैं। मतलब आप इस चीज को एक बार दिमाग में बिठा लेना, अपन वन गो में चलेंगे, सारी चीजें दिमाग में रह जाएंगी, क्योंकि जिस पर चर्चा हो गई वो चीज अपने आप याद रह जाएगी। और चिल्का झील तो भूल ही गए, देखो चिल्का झील के बारे में चर्चा करना ही भूल गए।
लगून लगून द्वीप है ना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब माइंस एंड मिनरल्स की बात करें तो इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर माइंस एंड मिनरल्स के अंदर एक बार सबसे पहले मयूरभंज चलते हैं। साथियों अगर आपको याद हो तो मयूरभंज किससे लगा हुआ है, जो छोटा नागपुर वाला छेद है ना उससे लगा हुआ है। और यहां पर मेजर चीज जो पाई जा रही है वो कौन सी चीज है, आयरन ओर जो है यहां पर पाया जा रहा है। कौन सा वाला, एमेटाइट प्रकार का, ठीक है ना। तो ये इसलिए आपको याद रख लेना है। मैं असल में यदि यहां पर आप लोगों को सारी जगह दिखाऊं तो अगेन आपको जो याद रखने वाली क्षेत्र है, एक काम करूंगा, इसमें एक चीज मिसिंग है, ये टेबुलर फॉर्म में है लेकिन आने वाले उसमें मैं एक छोटा सा काम और करूंगा, माइंस के नाम लेकर के आऊंगा। एक मिनट रुकिए, मैं आपके सामने बोल देता हूं अदरवाइज फिर मैं भूल जाऊंगा। सर स्टेट के अंदर माइंस का मैप भी दिया करिए, माइंस का नाम और विशेष रूप से कौन सा उस स्टेट में पाया जाने वाला मिनरल है, उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर देश में कि वो कौन से क्रमांक का है। रिमेनिंग है उड़ीसा और झारखंड, इन दोनों के माइंस का कंटेंट भिजवा दीजिएगा। उड़ीसा और झारखंड का जो माइंस है ना, ये हम लोग मेरे प्यारे साथियों एक बार डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे काम नहीं चलेगा, जिले से नहीं चलेगा काम। हम लोग एक काम करेंगे, हाँ, अपन लोग ना मतलब यहां पर विशेष रूप से आयरन और क्या कहते हैं इसको, मैंगनीज और कोयला, इसकी प्रमुख माइंस याद करेंगे, उसके बाद जाकर के काम बनेगा, ठीक है ना। हाँ, मैग्नीज के साथ बॉक्साइट भी ले लो, मतलब उनकी माइंस पूछी जाती हैं असल में, जिले के हिसाब से याद नहीं हो पाएगा, ये तरीका ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए, डन हो गया। बाकी जानकारियां इतनी परफेक्ट हैं। रेफरल कोड अंकित 10 है, जिसका उपयोग करके आप संडे को मतलब सुबह 11 बजे टेस्ट दे देना। हमारा भी टेस्ट होगा, वो टेस्ट सुबह 10 बजे होता है, आप लोग 11 बजे, ये टेस्ट जीतने वाला टेस्ट है। आप इस क्लास की पूरी कंटेंट की पीडीएफ इस जगह प्राप्त कर लेंगे, मैं अभी शेयर कर देता हूं इसे, होल्ड करिए, आप बात करते रहेंगे उसी समय शेयर कर दूंगा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। ये मेरा टेलीग्राम है, इस पर अभी पूरा की पूरा कंटेंट आ रहा है। होल्ड करिए, नहीं तो फिर हमारे साथ वही होगा, भूला। रुक जाइए, ये गए हम डाउनलोड। चलिए सर, कल का बता दीजिए, कल कौन सा पढ़ेंगे सर आप। कल मेरे हिसाब से पश्चिम बंगाल की यात्रा कर लें, अगर आपकी इजाजत हो तो कल पश्चिम बंगाल की यात्रा, थोड़ा चुनाव वुनाव भी है, देख आए क्या चल रहा है ना। कल वेस्ट बंगाल कर लेते हैं, ठीक है। तो तैयार रहिएगा कल वेस्ट बंगाल की यात्रा के लिए, फिर मुलाकात करेंगे। और हाँ साथियों, हर चीज का इलाज अंकित 10, चाहे यूपीएससी हो या एसएससी, जहां पर भी आपको क्लास पढ़नी हो, दोनों जगह मेरी क्लास चल रही है। यूपीएससी में मेरी जो क्लास चल रही है वो पॉलिटी के करंट अफेयर से संबंधित चल रही है, और एसएससी में जो क्लासेस चल रही हैं वो फाउंडेशन बैच की चल रही है, ठीक है। डन। आज शाम को 5 बजे वाली क्लास भी है भाई, 5 बजे वाली क्लास भी है, बिल्कुल है, और उसमें हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।